नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अंशिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। अपराधियों को तत्काल सरेंडर करना चाहिए। फरारी नहीं। गुना जिले के धर्मावदा भगोली मार्ग पर तड़के सुबह छोटू उर्फ जहीर के होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। छोटू ने सरेंडर करने के स्थान पर पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिस आरक्षक को गोली लगी। गाड़ी पर भी गोलियों लगी, जो जवाबी कार्यवाही में अपराधी छोटू मारा गया। अभी 2 लोग और फरार हैं। गृह मंत्री ने जिस छोटू पठान को आज मुठभेड़ में मारा जाना बताया, उसने अपना वीडियो जारी कर सरकार की जग हंसाई करवा दी। उसने कहा, मैं तो जिंदा हूं। पुलिस ने सुबह कहानी गुना जिले के आरोन थाना क्षेत्र में वन्य प्राणियों के शिकार और 3 पुलिस कर्मियों की हत्या के एक और आरोपित पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। गुना पुलिस हत्याकांड में ये तीसरा एनकाउंटर है। आरोपित छोटू पठान को पुलिस ने मंगलवार तड़के 4:30 बजे से 5 बजे के बीच धरनावाद भरोली के बीच मुठभेड़ में मार गिराया। मैं छोटू पठान, उम्र 22 साल, पावगढ़ निवासी, मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, बंटी बना के लोग, भाजपा प्रवक्ता हितेश तिवारी जी, हितेश वाजपेयी जी और पंकज चतुर्वेदी जी केदार मेरा आरोपियों में नाम शामिल होने की और मेरे एनकाउंटर होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। ना तो जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही मेरे शिकार का शौक है और ना मेरे पास कोई हथियार है। और मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि मेरे खिलाफ चल रही अफवाहें को बंद कराया जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। सुबह तड़के गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे हैं। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि फरारी न करें, अपराधियों को सरेंडर करना चाहिए। अपराध किया है तो नजीर बनेगी, अन्यथा अभी 2 लोग और बचे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर बोले, ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन फॉर मेडिफिकेशन के लिए याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सरकार ने अपना पक्ष रखा। ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट को देखा है, कुछ जानकारी और मांगी है। सरकार पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी। कल या परसों सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो सकती है। पंचायत और निकाय की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से तथ्यों को सुना और जानकारी मांगी है। पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के लिए हमारी तरफ से याचिका लगाई गई थी, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 2 घंटे तक सरकार ने अपना पक्ष रखा है और सरकार ने बहुत मजबूती के साथ इस बात को रखा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो पूरी निकायवार हम लोगों ने जानकारी आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और बहुत मजबूती के साथ ओबीसी को आरक्षण मिले स्थानीय निकाय के चुनाव में, ये पक्ष आज फिर सरकार की तरफ से न्यायालय में रखा गया है। माननीय न्यायालय ने आज बहुत गंभीरता के साथ सरकार के सारे जो जानकारी थी, फैक्ट थे,
उनको देखा है और उन्होंने कुछ जानकारी और फिर मांगी है। वो जानकारी सरकार तत्काल उपलब्ध कराएगी और संभावना है कि कल 10:30 बजे या परसों 2 बजे इस पर फिर से सुनवाई होगी और सरकार का अंतिम समय तक प्रयास है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और इसके लिए आज ये सुनवाई हुई है। नहीं, अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ। थैंक यू। सर एक चीज क्या लगता है तथ्य रखे गए सुप्रीम कोर्ट अब अध्ययन कर रहा है प्रारंभिक तौर पर देखिए, बहुत ही गंभीरता से आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को लिया है, तथ्यों को बहुत गंभीरता से सुना है और उस पर और जानकारी मांगी है। इससे ये हम लोगों का पक्ष और मजबूत हुआ है और हम लोगों को विश्वास है कि ओबीसी को आरक्षण दिलाने में सरकार पूरा प्रयास करेगी। सर अगर ये ऐसे ही फैसला रहता है तो क्या कितनी तैयारी है इलेक्शन को लेकर हमारी? देखिए, इलेक्शन को लेकर हम लोग तो बहुत पहले इलेक्शन चाहते थे और कांग्रेस के कारण इलेक्शन नहीं हो पाए। हम लोग जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाए उसके तत्काल बाद इलेक्शन हम लोग चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये मामला ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, जिस तरह से जो तथ्य सामने आए हैं और जिस तरह से कल सारे फैक्ट्स आए हैं, उससे अब ये लगता है कि वो शिव जी का पुराना मंदिर है और इसलिए ऐसे और भी स्थान देश में हो सकते हैं और सामाजिक समरसता की दृष्टि से, सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से हम मुस्लिम समाज से अपील करते हैं कि ऐसे जो स्थान है, जो हिंदू आस्था के स्थान है और जो विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे जो भी हो, उनके द्वारा जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, ऐसे स्थानों को हमारे मुस्लिम समाज को स्वयं आगे आके और हिंदू धर्म की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के ट्वीट पर शुरू हुआ विवाद। शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से ज्ञानवापी में भगवान शंकर की सांकेतिक फोटो डालकर लिखा, बहुत विष पी लिया महादेव, अब और नहीं। विवाद बढ़ता देख शर्मा ने डिलीट किया विवादित ट्वीट। डिलीट किए गए ट्वीट पर कांग्रेस ने साधा रामेश्वर शर्मा पर निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के महामंत्री के मिश्रा का बयान, लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने किया जा रहा है प्रयास। ट्वीट कांग्रेस का आरोप। बीजेपी विधायक ने कायरतापूर्वक डिलीट किया ट्वीट। भगवानों को बीजेपी चरणों में रखती है लेकिन कांग्रेस दिल में रखती है। मामले दर्ज कराने के सवाल पर कहा, ऐसे फोकटिया नेताओं के लिए कांग्रेस के पास समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी काम बताकर भागने वालों की फौज है और उस फौज के एक सैनिक सोकाल्ड हिंदूवादी नेता रामेश्वर शर्मा जी भी हैं। जिस तरह एक कार्टून के साथ उन्होंने एक ट्वीट किया है, भगवान शंकर को उन्होंने पैरों में बताया है, तो हम बार बार यही तो कहते हैं, यही तो उनका हिंदुत्व है कि भगवान उनके पैरों में है। जो भगवान दिल में रहता है वो उनके पैरों में है, क्योंकि उनका भगवान, मैं बार बार दोहराता हूँ कि उनका भगवान उनकी राजनीतिक और आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए है। हमारा भगवान हमारी आस्था के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। तो यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है और ये छद्म हिंदूवादी लोगों में इतना भी कलेजा नहीं है कि कोई ट्वीट कर दिया है तो उस पर कायम रहें। ये रणछोड़ दासों की फौज है।
काम बताकर भागने वालों की फौज है। तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। और यदि कलेजा था तो ट्वीट को कायम रखना था, डिलीट क्यों किया? ये बुज़दिल नेता लोग हैं और यही इनकी फौज है। यह बहुत अफसोसजनक है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पाप का ठीकरा कांग्रेस के नेताओं के कंधों पर फोड़ने की जल्दबाजी में झूठ परोस रही है, फरोब परोस रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने या उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जयवर्धन सिंह जी के साथ एक हत्यारे की तस्वीर सार्वजनिक की है और तस्वीर सार्वजनिक करना अपर्याप्त है, उसको और आगे बढ़ाते हुए आज यह कहा है कि पुलिस ने उसे भी एनकाउंटर कर दिया है। हकीकत यह है कि यह छोटू पठान जिसकी तस्वीर जयवर्धन सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, वह राघोगढ़ में है, वो जिंदा है, वो शिकारी भी नहीं है, न ही उसके पास कोई आर्म्स है, न ही उसके पास कोई आर्म्स का लाइसेंस है। तो पुलिस ने एनकाउंटर किसे किया? यह तो मजाक है कि सरकार चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है या पुलिस की गोलियां भी नकली हो गई कि एनकाउंटर किया हुआ आदमी जिंदा हो रहा है। तो यह कैसे संभव है? भारतीय जनता पार्टी को इस कृत्य के और निम्न कोटि के कृत्य को लेकर पूरे प्रदेश से, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और जयवर्धन सिंह जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं कि झूठे दस्तावेज जारी करने को लेकर 5 नेताओं को कुर्ते पजामे से सजा दें, क्राइम ब्रांच पहुंच जाएं कि इन पर मुकदमा दर्ज करें। हम लोग जनता की ब्रांच में जाकर लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग पुलिस के सहारे पे जिंदे नहीं हैं। यह भारतीय जनता पार्टी को भी नसीब है कि इस पर क्राइम ब्रांच में केस लगा दिया, उस पर यहाँ लगा दिया, उस पर वहाँ लगा दिया। हम उस पर केस नहीं लगाएंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उससे हमें कोई गुरेज नहीं। वो भी हम पर आरोप लगाएं, हम भी स्वस्थ राजनीति के तहत उन पर आरोप लगाएंगे, मगर अपराधियों से सांठगांठ को लेकर जिस तरह मंत्रियों के चेहरे उजागर हो रहे हैं, चाहे सिवनी की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो, चाहे नीमच की घटना हो, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे गुना की घटना हो, इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चिन्हित क्यों हो रहे हैं और प्रामाणिक तौर पर हो रहे हैं? हमने किसी नकली महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का फोटो नहीं दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र का बयान। राजधानी में पेयजल आपूर्ति को लेकर बोले मंत्री भूपेंद्र सिंह, कलेक्टर व निगम कमिश्नर से जलापूर्ति की जानकारी ली है। भोपाल में जहां भी पानी की समस्या हुई है, वहां अब पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो गया है। सभी जगह जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू हो गई है। 4 इमली इलाके में भी आज शाम तक जल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। नई पाइपलाइन के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी। भोपाल में अब पानी की कमी नहीं रहेगी। स्थायी व्यवस्था जहाँ भी दिक्कत हुई है वहाँ पर अब स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। और आज हमने सब जगह की जानकारी ली है। थोड़ा सा 4 इमली क्षेत्र छोड़कर बाकी सब जगह यहाँ पे वाल्व में कुछ प्रॉब्लम है, वो भी शाम तक ठीक हो जाएगा। बाकी सब जगह वाटर सप्लाई प्रॉपर अब हो गई है। चूँकि लाइन नई डली है और इसलिए शुरू में 1-2 दिन थोड़ा बहुत मटमैला पानी आ सकता है और इसलिए उसके बावजूद भी हम लोगों ने लाखों लीटर गैलन पानी बहाया उस लाइन में से, जिसमें से कि वो लाइन पूरी साफ़ हो जाए। फिर भी चूँकि पूरी नई पाइप लाइन है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन ये प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु पानी की कमी अब कहीं पर भी नहीं रहेगी। और जो भी और व्यवस्थाएं करना थी, कोई प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित या कोई अन्य व्यवस्था, कोई कर्मचारियों से संबंधित कोई विषय थे, उस पर भी हमने बातचीत की है। और अब हम कह सकते हैं कि भोपाल में अब आज के बाद पानी की समस्या, पेयजल की समस्या नहीं रहेगी।
क्राइम ब्रांच की अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। शहर के अलग अलग ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई कर 110 लीटर देशी शराब, 312 लीटर अंग्रेजी शराब, 2 4 पहिया वाहन किया जब्त कर 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मिसरोद क्षेत्र में मार्शल वाहन में 35 पेटी अंग्रेजी शराब लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा शराब और सट्टा माफिया पर कार्रवाई करते हुए लगभग 16 व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ा है। इनसे करीब 50 पेटी शराब, लगभग यानी 500 लीटर के लगभग देसी और विदेशी दोनों तरह की शराब बरामद हुई। इसमें 3 4 पहिया वाहन पकड़े गए हैं। ये जो शराब है, जो शहरी और शहर से लगे हुए, हाईवे से लगे हुए क्षेत्रों में जो बिक रही थी और इनमें अवैध परिवहन हो रहा था। इस संबंध में करीब हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया गया था। इनके द्वारा 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे के में ही लगभग 16 आरोपियों को पकड़कर 500 लीटर शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। कई आरोपियों को हम लोग पकड़कर पूछताछ कर रहे हैं और कहाँ से शराब लाते थे, कहाँ बेचते थे, संबंध में पड़ताल की जा रही है। एनएसयूआई की प्रेस वार्ता, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और प्रदेश प्रभारी नीतीश गोंड मौजूद। एनएसयूआई प्रदेश में चलाएगा सदस्यता अभियान। कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पा रही थी सदस्यता शुरू। नए विद्यार्थियों को बनाया जाएगा सदस्य। 30 वर्ष तक के विद्यार्थियों को बनाया जाएगा सदस्य। एनएसयूआई की ऑनलाइन होगी सदस्यता। 20 मई 2022 से 20 जून 2022 तक चलेगी सदस्यता अभियान। कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमें देकर कृतार्थ किया और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि थोड़ा 2-4 मिनट की देरी हो गई। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता का हमने आयोजन किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य एनएसयूआई कॉलेजों में जाकर नए जो छात्र हमारे नए सत्र में आए हैं उनके लिए सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। कोरोना महामारी की वजह से कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद थे। कॉलेज और विश्वविद्यालय अगर खुले भी थे तो नए सत्र के छात्र नहीं आ पा रहे थे। नए सत्र के छात्रों का आगमन कॉलेज और विश्वविद्यालय में हुआ है और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ नई कार्यकारिणी का भी गठन होना है, नए जिलाध्यक्षों का भी गठन होना है। तो नए जिलाध्यक्षों के गठन के लिए, चयन के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से संगठन के जिलाध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सदस्यता अभियान में कॉलेज का जो अध्ययनरत छात्र है वही एनएसयूआई के इस सदस्यता अभियान से जुड़ सकता है और एनएसयूआई का सदस्य बन सकता है। इसमें उम्र की सीमा 30 वर्ष है। कम से कम 30 वर्ष का छात्र होना चाहिए जिसकी उम्र 30 साल हो। सदस्यता अभियान ऑनलाइन चलेगी। ऑनलाइन एनएसयूआई की वेबसाइट है www.nsui.org.in। इस पर एनएसयूआई की ऑनलाइन सदस्यता होगी और गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है क्रांति एप्लीकेशन के माध्यम से उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के माध्यम से एनएसयूआई की सदस्यता होगी। सदस्यता 20 तारीख से शुरू होगी। 20 मई 2015 से शुरू होकर 20 जून 2022 तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे जो सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं राष्ट्रीय समन्वयक हैं अनुज सिंह, वो इस मामले में उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को अधिक जानकारी इसमें चाहिए तो सोशल मीडिया के जो हमारे राष्ट्रीय समन्वयक हैं अनुज सिंह, उनका नंबर हमने सार्वजनिक किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व भूपेंद्र मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, प्रभारी मंत्री आगर मालवा, ओपीएस भदौरिया, राज्य मंत्री एवं विकास आवास 17 मई को भोपाल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में सुसनेर जल प्रदाय परियोजना का लोकार्पण सांसद रोडमल नागर व क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 17.53 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुसनेर जल
प्रदान परियोजना को मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से पूरा किया गया है। आज सीएम के द्वारा नल जल योजना का लोकार्पण वर्चुअली किया जाएगा। किस तरह का आयोजन नगर परिषद के द्वारा आयोजित नगर पालिका की तरफ से वहाँ पे व्यवस्था की गई है मांगली रोड में, और बाकी पीआई की टीम भी रहेगी। कितने रुपए की लागत है, किस तरीके से? 17.53 करोड़ की लागत से अभी इसका लोकार्पण डाली जाएगी। उसमें प्रथम किस्त में 38 लोग 815 के डीपीआर के हैं, जिसको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 225 वाले डीपीआर में 3 लोगों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 248 वाले डीपीआर में 1 व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 225 वाले डीपीआर में 2 लोगों को 50,000 रुपए के राशि आंतरित की जाएगी। इस प्रकार कुल 44 सूचना मिली। अच्छा, किस तरीके से राशि डाली जाएगी वर्चुअली? सूचना जल प्रदाय योजना जिसकी लागत 17.53 करोड़ है का ई लोकार्पण माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कर कमलों द्वारा एवं माननीय श्री राणा विक्रम सिंह जी मुख्य अतिथि की उपस्थिति में आज दिनांक 17 मई 2022 को होना है। योजना का प्रायोगिक परीक्षण जारी है। तो कितने रुपए की ये योजना है? 17.53 करोड़ की योजना है। इससे नगर में किस तरीके से जल सप्लाई होगा? इसमें अलग अलग 2 टंकियाँ बनी है। तो पुरानी टंकी है जो 4.5 लाख लीटर की है, और जो अपना फिल्टर प्लांट बना है उस पर एक नई टंकी का निर्माण किया गया है जो 2 लाख लीटर की है। तो नगर के आधे हिस्से में जो है पुरानी टंकी से पानी सप्लाई होगा, और आधे में नई टंकी से सप्लाई किया जाएगा। गुना आरोन के जंगलों में हुई पुलिस शिकारियों की मुठभेड़ के मामले में अब सियासत का पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा अब आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के साथ शिकारियों के फोटो जारी किए, तो बदले में कांग्रेस ने शिकारियों के साथ भाजपा नेताओं के कई फोटो जारी कर गुना आरोन के जंगलों में हुई पुलिस शिकारियों की मुठभेड़ के मामले में अब सियासत का पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा अब आमने सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के साथ शिकारियों के फोटो जारी किए, तो बदले में कांग्रेस ने शिकारियों के साथ भाजपा नेताओं के कई फोटो जारी कर सिंधिया तक को घेरा। राजधानी से लेकर गुना जिले तक शिकारियों को कभी भाजपा का बताया जा रहा है, तो कभी कांग्रेस भाजपा के आला नेता एक तरफ कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। हालांकि जिले में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम भी दिया जा रहा है। लगातार एनकाउंटर कर आरोपियों को ढेर किया जा रहा है, घरों को जमीन दोष किया जा रहा है। गुना जिले में आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। राजधानी से गृह मंत्री सख्त लहजे में कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाए, प्रदेश में ये कार्रवाई नजीर बनेगी। गुना से निकलकर जब ये राजधानी भोपाल पहुंची, तो कांग्रेस ने गुना मामले में शिकारियों को पोस्टर जारी किए, जिसमें शिकारी भाजपा नेताओं के साथ दिख रहे हैं, कभी सिंधिया के साथ तो कभी आला नेताओं के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने तो शिकारियों को भाजपाई बता दिया। के मिश्रा ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जानवरों को तस्करी के पीछे सिंधिया समर्थक मंत्रियों का हाथ है। मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी घटना होती है, इसके जिम्मेदार भाजपा नेता होते हैं। वहीं गुना जिले में सिंधिया समर्थक मंत्री मैदान में उतरकर जब किले को घेरने की जदोजहद में लगे हुए हैं। मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और जयवर्धन सिंह के साथ शिकारियों के फोटो जारी कर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने तो फरार आरोपियों को किले में छुपे होने तक का आरोप भी लगा डाला। हम आपको बता दें, गुना शिकारी मामले में जयवर्धन सिंह मैदान में उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। हाल ही में जयवर्धन ने भाजपा नेताओं के साथ शिकारियों को फोटो वायरल कर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक इन दिनों प्रदेश भर में शिकारियों के मामले में सियासत चरम पर है। आने वाले दिनों में ये राजनीति अभी और भी नया मोड़ लेने वाली है। माननीय जयवर्धन सिंह जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले भी मैंने स्टेशन पे जब अपनी बाइट दी थी, उसमें ये बात रखी थी कि अगर आपके इनसे पारिवारिक रिश्ते हैं
तो आप सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करें। मैं मीडिया के सामने इस बात को स्पष्ट करता हूं सार्वजनिक रूप से कि मैं कभी शहजाद खान या इस परिवार के व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ना तो मिला हूं, ना मैं इनको जानता हूं। क्या एक फोटो के माध्यम से जयवर्धन सिंह जी अपने पापा को छुपाना चाहते हैं? क्या एक फोटो के माध्यम से वो ये साबित करना चाहते हैं कि इनका संरक्षण कौन करता है? मैं माननीय जयवर्धन सिंह जी को ये कहना चाहूँगा कि रावगढ़ विधानसभा में माफियाओं का चक्कर खत्म होना चाहिए। अगर आप देखें, सर्वप्रथम 2 बार रावगढ़ में पुलिस ने रेड डाली, कच्ची शराब की भट्टियाँ पकड़ी गई जिसमें लाखों की कच्ची शराब बनाई जाती थी और फिर उसको बेचा जाता था। मकसूदनगढ़ आप चले जाइए, सागौन की लकड़ी का खुल्लम तस्करी चल रही है। चौकड़ी भूल जाएंगे और 2023 में लगेगा माननीय कमलनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि जानवरों की वहां जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी में सिंधिया समर्थक सभी मंत्रियों का हाथ है। और कहीं यह भी संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस तस्करी में भी इन मंत्रियों की संलिप्तता पाई जाएगी। सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश की हर घटना में जिम्मेदार है। यदि सिवनी में घटना होती है, 2 आदिवासियों की मौत होती है, तो वहां आरएसएस, बजरंग दल के और राम सेना के हमारे अध्यक्ष बन के गए थे माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष सिवनी। आपको फोटो इसी मंच से जारी किए थे कि बजरंग दल और संघ के लोग उसमें शामिल हैं। उसके बाद में यदि नेमावर में हत्या होती है महिलाओं की, 8 फुट मुख्यमंत्री तो किसी को नहीं गाड़ पाए, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने महिलाओं को जरूर गाड़ा। उन हत्याओं में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होता है। मंदसौर में एक आदिवासी को घसीट कर मारते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल होता है। ग्वालियर की गुना की घटना हुई, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होते हैं। और उसमें भी आप नाम लेते हैं कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी, सपने में भी दिखाई दे रहे हैं आपको दिग्विजय सिंह जी। इतना राम का नाम लो नरेंद्र, अपने नरोत्तम मिश्रा जी, तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। दिग्विजय सिंह जी का नाम ज्यादा मत लो, उन्हें हमें ही लेने दो। सरकार हम उनके दम पे बनाएंगे, कमलनाथ जी के दम पे बनाएंगे। आप उनकी माला जपना छोड़ दीजिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नेता माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कि वे अपनी बात कहें, और आपकी शैली एक अलग ही। बहुत अफसोस की बात है कि जब एक घटना के बाद जब चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ऐसे घटना के बीच में भी राजनीति करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में उनके तार जुड़े हुए हैं रावगढ़ किले से, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, कांग्रेस ने फोटो सहित प्रमाण दिए हैं कि जो लोग मारे गए एनकाउंटर में जो शिकारी आरोपी हैं, उनकी तार नहीं जुड़ी हुई है रावगढ़ किले से, बल्कि उनकी तार सीधी भाजपा से जुड़ी हुई है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।